नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। चुनाव के बाद सचिन की बात में आपका स्वागत है। आज कुछ बातें करेंगे इस बारे में कि जो ये बीजेपी की हालत हुई है यूपी में, ये क्यों हुई, इसका क्या कारण है। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा, पिछले 2 दिनों से जो मीडिया है वो आपको सारे विश्लेषण बता रहा है, बट मेरा विश्लेषण कुछ अलग है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। योगी को सबसे पहले ये पता चल चुका था कि बीजेपी की हालत यूपी में पहले जैसी नहीं है, और जब टिकट का वितरण हुआ उससे पहले योगी अपना इंटरनल सर्वे करा चुके थे। मैं योगी की बात कर रहा हूँ, नॉट बीजेपी। क्योंकि योगी अगर जीत होती है तो मोदी के सर वो सेहरा सज जाएगा, लेकिन अगर हार होती है तो योगी को पता था कि सब राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, और यही अभी हो रहा है। दिल्ली लॉबी जो है वो मोदी के योगी आदित्यनाथ के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ी हुई है कि आप जो है एक्शन लीजिए। अब एक्शन किस तरीके का लीजिए वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो हुआ क्या कि चुनाव से पहले जब सर्वे कराया योगी आदित्यनाथ ने, इंटरनल सर्वे अपना, तो उसमें बहुत से सांसदों की रिपोर्ट निगेटिव आई। बहुत से, मतलब मैक्सिमम सांसद जो थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। क्यों निगेटिव आई उसके भी कई कारण हैं। जो यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं, जो यूपी की राजनीति को नहीं समझते, उनको मैं ज़मीनी हकीकत बताता हूँ। सबसे पहले, सांसद और स्थानीय विधायक, इन दोनों में कोई सामंजस्य नहीं था। विधायक अपने राह पे चलता था, सांसद अपनी राह पे चलता था। ज़्यादातर प्रोग्राम में विधायक और सांसद साथ नहीं रहते थे। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, योजनाओं का लाभ पहुंचाना होता था, तो विधायक अपना अलग प्रोग्राम कर रहा है, सांसद अपना अलग प्रोग्राम कर रहा है। तो ये दो खेमों में ज़िले बढ़ चुके थे, संसदीय क्षेत्र बढ़ चुके थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था स्थानीय कार्यकर्ताओं को तरजीह न देना। पिछले 10 सालों में मोदी और योगी सरकार ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरीके से यूज किया, कि उनको सर्दी गर्मी बरसात कुत्ते की तरीके से दौड़ाते रहे, और उनसे मतलब एक्सट्रीम लेवल तक काम लेते रहे। बट जो ऊपर वाले लोग थे वो तो ठेके ले लेके बनते रहे और उनके चमचे बनते रहे, लेकिन जो बीजेपी का कोर कार्यकर्ता था, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ था, जो बीजेपी के सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ था, युवा जुड़ा हुआ था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था कि सारी मलाई ऊपर विधायक और सांसद और मंत्री खाए जा रहे हैं, और हमें लास्ट में हमें घर चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और पिछले 10 सालों में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना काम छोड़कर मोदी की और योगी के लिए काम किया। तो जाहिर सी बात है कि सांसद बनने के बाद, सांसद तो बन गया, उसकी तो रोजी रोटी चलती रही, उसको सैलरी मिलेगी, उसको सारे भत्ते मिलेंगे, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है उसे क्या मिलेगा। और इस चुनाव में इसका असर सबसे ज़्यादा दिखा। पहले कार्यकर्ता बातों में आ जाते थे कि नहीं, देश के लिए काम करना है, ये पाकिस्तान, ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो कार्यकर्ता एकजुट हो जाता था। लेकिन इस बार पूरे चुनाव में मैं बार बार वीडियो में ये आपको बताता रहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, वो उनके अंदर एनर्जी लेवल नहीं है, वो काम ग्राउंड लेवल पे नहीं कर रहे हैं। जो करना चाहिए था, वोटों को निकालना चाहिए था, वो नहीं निकाला उन्होंने, जिसका सबसे बड़ा कारण रहा वहाँ के सांसद और वहाँ के विधायक। अगर कार्रवाई करनी है बीजेपी को तो अपने संगठन के जो मठाधीश हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो यहाँ लखनऊ में बैठ के
योजनाएं बनाते रहते हैं या जिले स्तर पर जो मलाई काटते रहते हैं, ठेकेदारी में व्याप्त हैं, भ्रष्टाचार में व्याप्त है, उनकी वजह से ये हार हुई है। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, कई बीजेपी नेताओं ने बाकायदा अनऑफिशियल तरीके से विपक्षी जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, उसको अंदरूनी रूप से समर्थन दिया है कि यहाँ का बीजेपी सांसद जो है हार जाए। आप बनारस की बात करें, आप अयोध्या की बात करें, आप ऐसी कई सीटें मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने बाकायदा इंडिया गठबंधन को अंदरूनी रूप से समर्थन देके और उनका वोट परसेंटेज और उन्हें जिताने का काम किया है। देश के लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि अयोध्या जैसी सीट, जिसके लिए पूरा देश और विश्व का जो सनातन हिंदू है वो एकजुट हुआ और उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और वहाँ की सीट बीजेपी हार जाए, वो अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। वहाँ के भी स्थानीय कारण हैं। अयोध्या के लोगों ने जब टिकट वितरण हुआ और लल्लू सिंह का नाम फाइनल हुआ, तो वहाँ पर उन लोगों की डिमांड, बीजेपी के जो स्थानीय नेता थे, उन लोगों ने रिपोर्ट पहुंचाई योगी जी के पास कि इनको यहाँ से बदला जाए, नहीं तो ये सीट बीजेपी हार जाएगी। लेकिन क्योंकि टिकट सारे दिल्ली से डिसाइड हो रहे थे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी डिसाइड कर रहे थे, तो वहाँ पर उस कैंडिडेट का नाम नहीं बदला गया, जिसका सबसे बड़ा जो आज पूरे विश्व में और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है अयोध्या सीट। और उस जीत हार राजनीति में लगी रहती है, बट अयोध्या जैसी सीट जिसके लिए बीजेपी और आरएसएस और कई दलों ने इसके लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, और वहाँ पर ये सीट हार जाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा आज की डेट में चुल्लू और पानी में डूब मरने वाली बात है। तो दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया कि कैंडिडेट, कि बीजेपी को कैंडिडेट ना बदलने की सज़ा यूपी में मिली है। तीसरा कारण और मैं बताता हूं कि जो 37 सीटें आपको 36 सीटें दिख रही हैं समाजवादी पार्टी की, ये सिर्फ 10 और 12 सीटें जीत रहे थे। इनका खुद का इंटरनल सर्वे था कि हम 10-12 सीटें जीत रहे हैं, इससे ज़्यादा सीटें हम नहीं ला रहे हैं। लेकिन चुनाव दर चुनाव मुद्दों को और बीजेपी नेताओं की बगावत और जयचंदगिरी जिसको बोलते हैं, वो बराबर इंडिया गठबंधन को साथ देती रही, जिसका ये कारण रहा कि 12 से लेके और वो 37 पे पहुंच गए। अखिलेश यादव ने उतनी मेहनत नहीं की है जितनी योगी आदित्यनाथ और मोदी ने रोड शो करके और रैलियां करके जो है माहौल बनाया था। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी मेहनत आपने की और कुछ थोड़ी मेहनत जो है सत्ता पक्ष के लोगों ने करके सपा को जिता दिया। क्योंकि जिस पार्टी के कैंडिडेट एक दिन पहले तक फाइनल नहीं हैं, जिस पार्टी के कैंडिडेट 3-3 बार बदले जा रहे हैं, जिस पार्टी के में इतनी कन्फ्यूजन है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए किसको ना बनाया जाए, वो पार्टी 37 सीटें ले आती है और वो यूपी में नंबर 1 पार्टी बन जाती है। ये सत्ता पक्ष के जो मठाधीश हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि स्वतंत्र देव सिंह हों, केपी मौर्य हों, या भूपेंद्र चौधरी हों, या ब्रजेश पाठक हों, ये सब नंबर 1 के निकम्मे नेता हैं। ठीक है, नंबर 1 के निकम्मे नेता हैं ये। ठीक है, दिनेश शर्मा हो, ये सिर्फ माल्यार्पण करवाना जानते हैं, ज़मीनी स्तर से इनका कोई भी लेना देना नहीं। आम कार्यकर्ता मरता रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं। और इसी का आज ये जो अगर हार हुई है, इसका सबसे बड़ा, मैं आपको जो बीजेपी के नेता इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको ज़रूर पहुंचाएं अमित शाह तक कि ये जो हारे हैं आप सीट, ये कार्यकर्ताओं की वजह से आप हारे हैं। आपने कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर समझ रखा है। बीजेपी के जो कोर वोट बैंक है, जो राष्ट्रवादी है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है, जो एक अच्छा प्रशासन चाहता है, जो योगी ने उत्तर प्रदेश में दिया है, उसको आप अमित शाह, मैं मोदी जी को नहीं कहूँगा कि मोदी जी इतने नेताओं को अंदर नहीं लेते हैं, बट अमित शाह जब से इन्होंने एक
इम्पोर्ट सिस्टम लाए हैं ये बीजेपी में, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुस्से का माहौल है कि जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं चुनाव में और वही 6 महीने बाद पार्टी में आ जाते हैं, तो इससे पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है। उनके नेताओं के आने से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे मैं अगर बात करूं, ओम प्रकाश राजभर, वो अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाया और उसको आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हो। ठीक है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान हार जाते हैं। केंद्रीय मंत्री थे, मोदी जी के बहुत करीबी थे, जाट नेता थे। उनको हरवाने का काम किसने किया? संगीत सिंह सोम, जो जिसकी वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने 2017 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था। संगीत सिंह सोम जो छत्री हैं, ठाकुर हैं, उसने पूरा माहौल वहाँ पर बनाया था। दबंग नेता है वो उस क्षेत्र का। और उससे और संजीव बालियान की 36 का आंकड़ा था इस चुनाव में, और जिसका कारण ये हुआ कि संजीव बालियान अपनी सीट से हार गए। तो और उसके बाद आते हैं इधर प्रतापगढ़ में, कुंडा में। पूरे चुनाव में चुनाव होने से पहले ही ये बीजेपी को पता चल गया था कि राजा भैया नाराज़ हैं, राजा भैया 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें हरवा सकते हैं। बीजेपी ने उनको भाव देना उचित नहीं समझा, जबकि ओम प्रकाश राजभर जो इतना मतलब बेजुबान नेता है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट में, उसको बीजेपी कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है, उसको टिकट भी देती है। संजय निषाद जैसे नेता जो मछुआरों के बहुत बड़े नेता है, वो अपना निषाद पार्टी का वोट ट्रांसफ़र बीजेपी में नहीं करा पाए। ज़्यादातर वोट जो है सपा और कांग्रेस हो गया निषादों का। तो बीजेपी को ये देखना चाहिए कि किनको वो कैबिनेट में और मंत्रिपरिषद में और अपनी सरकार में शामिल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मलाई खाने के लिए तो सब बैठे हुए हैं, बट आप ज़मीनी नेताओं को छोड़ते जा रहे हैं। आप ऊपरी नेताओं को पार्टी में शामिल करा देते हैं जिनका नीचे आधार नहीं है, और आप जो है ज़मीनी नेताओं को भूल जाते हैं। अयोध्या की सीट क्यों हारे? अयोध्या की सीट हारने का सबसे बड़ा कारण था वहाँ पर जो दुकानें, गरीबों की मकान तोड़ के जो रोड चौड़ीकरण किया गया, रेनोवेशन किया गया और उनको बेघर छोड़ दिया गया। अगर आप किसी का मकान तोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जब आप इतने बड़े बड़े मठाधीशों का लोन माफ़ कर सकते हैं, तो क्या उन गरीबों को मुआवजा देके उनका घर नहीं बचा सकते आप? तो ये भी एक मैं स्थानीय गुस्से की बात कर रहा हूँ। ये स्थानीय गुस्सा सांसद के खिलाफ था, और कुछ ना कुछ जो इंटरनल ये जो मैटर रहते हैं कि दुकान तोड़ दी, मकान तोड़ दिया, उसका भी गुस्सा ये इस चुनाव में आपको देखने को मिला। अगर योगी जी की बात मानी जाती तो इतनी सीटें कम नहीं आती बीजेपी की। कम आती, 50 आती, 55 हो जाती, बट इतनी सीटों पे ये सीमित नहीं रहते, क्योंकि 80% सांसदों के खिलाफ गुस्सा था उत्तर प्रदेश में कि इनको बदला जाए, और नहीं बदला गया। उसका नतीजा आज बीजेपी के सामने है। ये बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही ज़मीनी स्तर पर जब बात करने के बाद मैंने ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए बनाई है। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूपी में क्यों बीजेपी की यह हालत हुई। स्थानीय नेताओं का दोगलापन आया सामने, जनता के बीच में जो गुस्सा था संविधान को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और जो ये योजना ये चली महिलाओं को लेकर कि आपको 8,500 रुपये महीने देंगे, 5 जून से आपको मिलने लगेगा। कार्ड भी बनवाए गए, कांग्रेस ने बाकायदा कार्ड बनवा दिए, फॉर्म भरवा दिए। अब वही हो रहा कि अब कांग्रेस के नेताओं को घेरा जा रहा कि भाई 8,500 रुपये लो, आपने तो हमसे ये बोल के जो है वोट लिया था। और चौथा सबसे आपको रोचक फैक्ट बताता हूँ, जो मुस्लिम 52% वोटिंग करता था 2019, 2017 और 2014 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, उसने इस बार 76% वोट किया है इन पार्टियों को। मतलब भर भर के वोट दिया है, एक वोट भी इधर उधर नहीं छिटका है
कि आप ये कह सकें कि नहीं बीजेपी को चला गया, बसपा को चला गया, इनको चला गया। मैक्सिमम वोट का ये तो एक फौरी मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ 76, ये 80-85%, 90% तक गया है कि बाहर से बुलवा के जो नौकरी कर रहे थे या जो बिजनेस कर रहे थे लोग, उनको बुला के यहाँ पर वोट डाला गया है। बाकायदा उनको पैसा पहुँचा है टिकट का और उन लोगों ने वोट किया है आके, जिसका नतीजा आज आपको इन सीटों को देखकर लग रहा होगा कि ये सीटें इतनी कम क्यों हो गई। तो वो एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि कट्टरपंथी जो विचारधारा थी, जो ये जिनको मस्जिदों के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मौलानाओं के माध्यम से पहुंचाई गई कि अब आपको एकजुट होके या तो साइकिल पे बटन दबाना है या आपको कांग्रेस के लिए वोट देना है, इसके अलावा तीसरी पार्टी आपको देखनी नहीं है। और वही हुआ कि उन लोगों ने एकमुश्त तरीके से वोट दिया पूरे देश में, और आज आपको ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या उनके जो समर्थक दल हैं उनकी सीटें आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं कि उन्होंने एकजुट होकर वोट किया, और जो हिंदू था उसने डिवाइड होकर वोट किया कि मैं ठाकुर, मैं बनिया, मैं पंडित, मैं लाला, मैं दलित, मैं महादलित, इस तरीके से। तो उसका ये खामियाजा आपको देखने को मिल रहा है। सरकार तो मोदी की आ गई, उनके सपने तो चूर हो गए कट्टरपंथियों के। जो इस देश में मौलाना ब्रिगेड है, ठीक है, उसके तो सपने चूर हो गए। जो ये करना चाहते थे कि नहीं कांग्रेस सरकार आएगी तो हम फिर से वही अपनी जो हलाला प्रक्रिया है वो हम चालू कर देंगे, उसके सपने तो चूर हो गए। सिर्फ यूपी ने डेंट दिया है। अगर यूपी 30-35 सीट और बढ़ा देता तो पूर्ण बहुमत होता, और फैसले तो वैसे ही मोदी ने बोल दिया है कि कड़े फैसले लिए जाएंगे, और जिन लोगों ने पैसे दे के वोट दिया है उनके सामने ये रिजल्ट आ गया है कि पैसे देकर भी आप मोदी को हरा नहीं पाए। 8,500 रुपये जो आज देने का वादा किया था कि 5 जून से खटाखट अकाउंट में आ जाएगा, वो तो अब सपने हो गए। तो बस अब सपने आप 5 साल देखते रहिए, खटाखट कोई पैसा आएगा नहीं अब। तो ये मैंने आपको जो बताया कि योगी को कमज़ोर करने की साजिश थी यूपी में, अंदरूनी कलह थी, आरक्षण का मुद्दा था, बेरोजगारी भी मुद्दा था जिसको बहुत ज़ोर शोर से उठाया, और ये पूरे 5 साल आप सुनते रहेंगे। अब ये आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। आरक्षण तो ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, इससे जो दलित वर्ग है जो मिसगाइड रहता हमेशा, उसे ये नहीं पता करना क्या है, ठीक है, तो वो ज़रूर मिसगाइड हो सकता है। बट अब इसके बाद बीजेपी अपने उसमें एक्शन प्लान में क्या बदलाव करती है ये देखने वाली बात होगी सरकार गठन के बाद। संविधान का मुद्दा मैंने आपको बता दिया, और टिकटों का गलत वितरण भी हुआ है। ये सबसे बड़ी वजह जो है रही है कि टिकटों का गलत वितरण हुआ है। अगर नए कैंडिडेट उतार दिए जाते तो इतनी सीटें कम नहीं आती, 50-55 सीटें आराम से बीजेपी की आ रही थी, क्योंकि जनता भी खुश नहीं थी और वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो भी सांसदों के कार्य से खुश नहीं थे। अयोध्या के बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो स्थानीय लोग बेघर हुए, जिनकी मकान तोड़े गए, जिनके दुकानें तोड़ी गई, जिनका रोजगार वहाँ चलता था। दूसरा, कैंडिडेट को लेके जो गुस्सा था उसकी वजह से वहाँ पर अयोध्या में बीजेपी हारी है। अब योगी के ऊपर ये प्रेशर है कि कार्रवाई क्या की जाए। एक लॉबी जो अमित शाह की लॉबी है वो योगी आदित्यनाथ पे प्रेशर बना रही है कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, लेकिन आप योगी को जानते होंगे, योगी पूर्ण राजनीतिज्ञ नहीं है, वो दिमाग से कम दिल से फैसला ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। और उनके साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक आज की डेट में तैयार हुआ है। तो आप और ये कोई कमज़ोर सीएम नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जो है बोलेंगे और वो इस्तीफ़ा दे देंगे। ये वो अमित शाह नहीं है, ना ये देवेंद्र फडणवीस है, ना ये मोहन यादव है कि आप बोलेंगे तो ये इस्तीफ़ा दे देंगे, नहीं देंगे। अगर देंगे तो 70-80 सांसद लेके बैठ जाएंगे कहीं, ठीक है, जाओ तुम्हें सरकार चलानी चला लो जाके। तो ये योगी का एक करिश्मा है, और ये कट्टरपंथी चाह रहे थे कि योगी जी को सीएम पद से हटाया जाए। ये भी एक मैसेजिंग करने की कोशिश की बीजेपी में
कि अगर हम यहाँ से अगर भी सीटें कम कर देते हैं तो इसका योगी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा और योगी को सीएम पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उन कट्टरपंथियों की, मौलानाओं की, और जो भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ठीक है, एंटी इंडिया मूवमेंट जो चलाते हैं, ठीक, इनके सपने पूरे नहीं हो पाए। और कार्रवाई, मैं बराबर आपको बोल रहा हूँ, कार्रवाई ताबड़तोड़, बुलडोजर ताबड़तोड़ चलता रहेगा यूपी में, रुकने वाला नहीं है। चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, रोक नहीं सकते। क्योंकि यूपी की राजनीति को जितना योगी समझते हैं उतना मोदी और अमित शाह नहीं समझते हैं। योगी ने वो समय देखा है कि कैसे हिंदुओं को रोक रोक कर उनको काटा जाता था, ठीक है, उनके 10-10 टुकड़े किए जाते थे, ठीक है। तो वो समय योगी ने देखा है। तो आप इसमें 1% भी ये नहीं कर सकते कि नहीं आपने सीटें कम कर दी तो कार्रवाई आप कम हो जाएगी। कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी रहेगी। और रही बात सीटों की, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जो होने 2027 में होगा, उसकी तैयारी अब बीजेपी को करनी चाहिए और जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन भी बहुत खुश हो रहा है। 99 सीट 49 से 99, 3 आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाई ये कांग्रेस वाले, और इस तरीके से जश्न मना रहे हैं जैसे बहुत बड़ी जीत इन्होंने हासिल कर ली हो। 36 दल मिलके 232 लाते हैं और एक दल 240 लाता है। मतलब जो विशेषज्ञ है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये किस बात की खुशी ये मना रहे हैं। ये खुशी मना रहे हैं, पाकिस्तान खुशी मना रहा है, और जो चाइना है वो अंदरूनी तरीके से खुशी मना रहा है कि सीटें कम कर दी। सीटें कम करना बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यूपी के लोगों ने धोखा एक तरीके से दिया है मोदी और योगी को, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उनकी कार्यकर्ताओं की और देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी भावनाएं सोशल मीडिया पर आप बराबर देख रहे हैं। क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा दुख हुआ है। मोदी जी तो सीटें मैनेज कर लेंगे, कहीं ना कहीं से सरकार ही बना लेंगे, सरकार चलाएंगे भी और फैसले भी लेंगे, लेकिन जो यूपी के लिए उन्होंने किया, जो यूपी की जनता के लिए उन्होंने किया, क्योंकि सारी सरकारें ये यूपी देख चुका है, लेकिन सबसे अगर मजबूत सरकार बोला जाए तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार दिखती है। आप जातियों में बढ़ सकते हैं, आप धर्म के आधार पर बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्र की बात जब आती है तब आपको राष्ट्र के नाम पर वोट करना चाहिए। कांग्रेस 36 दलों के साथ कैसे सरकार चलाएगी, खिचड़ी सरकार चलाएगी, ये आप भी जानते हैं कि जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं वो सरकार में शामिल होंगे, वो उसी तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि इतने सालों में कानपुर, लखनऊ, बनारस और यहाँ पर आतंकवादी हमले क्यों नहीं हुए? 10 सालों में क्यों नहीं हमले हुए? क्योंकि जो हमले करने वाले थे, करवाने वाले थे, वो जेल में हैं आज की डेट में, या तो ऊपर भेज दिए गए या जेल में। लेकिन जनता को वोट करते समय ये दिमाग में नहीं आया। फ्री के मकान दिए तुम्हें, ठीक, मेडिकल इंश्योरेंस तुम्हें फ्री का 5 लाख का दे दिया, नहीं चाहिए। 8,500 रुपये चाहिए इनको, जो खटाखट 5 जून को आ रहे थे। मतलब एक लिमिट होती है, एक मतलब उसकी कि आप किस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वोट करने का अधिकार आपको है, आप किस पार्टी को वोट करते हैं वो ठीक है, बट आपको ये देखना चाहिए कि सत्यता क्या है। क्या ये संविधान ख़त्म हो सकता है? नहीं ख़त्म हो सकता। क्या आपकी बेरोजगारी पहले जो है बहुत कांग्रेस के शासन में बेरोजगारी नहीं थी? थी। बेरोजगारी पे काम होना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है। उसके बाद टिकटों का गलत वितरण हुआ है, सब लोग मान रहे हैं, जितने बीजेपी के नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो मान रहे हैं कि टिकट का वितरण गलत हुआ। तो पूरे अगर कंक्लूजन देखा जाए तो किस तरीके से बीजेपी हार के कारण सिर्फ एक नहीं है, 8-10 कारण है कि योगी को जो डाउन करने का जो प्रयत्न था वो किया गया, और योगी डाउन होने वाले नहीं हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कन्फर्म कर देता हूं कि योगी डाउन होने वाले नहीं हैं। वो इसी तरीके से ताबड़तोड़,
जैसे एक बयान में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अपराधियों को ऐसे उल्टा लटकाकर उनको छौंका लगाया जाएगा, तो वही चलेगा यहाँ पर जब तक योगी है। आप ये भी ध्यान रखिए, अगर इस जगह पे कोई दूसरा है तो वो छौंका नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो आपका विज़न होना चाहिए कि कैसे अपराधियों से टैकल किया जाए। क्योंकि अमित शाह और थोड़ा बहुत मोदी ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं, मतलब ये इनका बिजनेसमैन आदमी किसी से संबंध नहीं बिगाड़ता। और योगी जी बिजनेसमैन नहीं है, वो एक अलग तरीके के नेता। अगर आप मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को कंपेयर करें तो योगी का आपको करेक्टर और उनका काम करने का तरीका आपको अलग मिलेगा और अमित शाह और मोदी का अलग मिलेगा। तो एक आइडियल मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को बताया कि किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से काम किया जा सकता है अगर आप एक चीफ मिनिस्टर हैं। तो आज की इस सचिन की बात में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। नमस्कार।